व्यक्ति ने इसका इन्वेंशन किया है उसने भी ये माना है कि हैकिंग संभव है। उसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है और प्रोग्रामिंग को चेंज किया जा सकता है। तो यदि आप उसका सॉफ्टवेयर चेंज कर देते हैं तो ये पॉसिबल है कि जो भी आप डिज़ायर्ड उसमें कोडिंग करते हैं उस तरह का रिजल्ट देने के बाद उन्होंने इस पर उठाया है और संगठित होकर उन्होंने सवाल उठाया है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हम तो इस तरह जा रहे हैं जैसे स्वतंत्रता सेनानी जाते थे, घर से निकलते थे और पता नहीं होता था लौट के। उन्होंने साफ बोला वहाँ पे कि अगर आज हमें गोली भी मार देते हैं तो हमें नहीं पता कि शाम को लौट के। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी सहारनपुर में हूँ और सहारनपुर में मैं भी बैठा हूँ एक टेक्निकल इंजीनियर के पास और ये टेक्निकल वर्क करती हैं, कंप्यूटर की जो है इंजीनियर हैं और हम इनसे बात करेंगे अभी वर्तमान में जो ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, विरोध हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के विरोध हो रहा है, ईवीएम का विरोध हो रहा है, तो इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। ये अभी जो है जो टेक्निकल कंडीशन जो चल रही है, जो ईवीएम में हैकिंग पकड़ी जा रही है और चारों तरफ उसके प्रति आक्रोश है, क्या हैकिंग संभव है क्या ईवीएम के अंदर? इसके बारे में ऐसा है कि ऐसा सुना गया है कि जिस व्यक्ति ने इसका इन्वेंशन किया है उसने भी ये माना है कि हैकिंग संभव है। उसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है और प्रोग्रामिंग को चेंज किया जा सकता है। तो यदि आप उसका सॉफ्टवेयर चेंज कर देते हैं तो ये पॉसिबल है कि जो भी आप डिज़ायर्ड उसमें कोडिंग करते हैं वो उस तरह का रिजल्ट देने लगे। लेकिन चुनाव आयोग इस बात का जो विरोध कर रहा है, कह रहा है कि जो नहीं हमारी मशीनें हैक ही नहीं हो सकती। नहीं, चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं कहा है कि नहीं हैक हो सकती। चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जो लोग ये दावा करते हैं कि हैक हो सकती है वो सामने आए और इसका डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाएं, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा है। लगभग मैं मानता हूं कि करीब 3-4 साल से हर बार इसका विरोध हो रहा था। 26 जनवरी, 15 अगस्त या बीच बीच में जो है आंदोलन हो रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं थी। अभी 6 जनवरी को बॉम्बे से जो हैकिंग वाली टीम है वो आई थी, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया और पूरी दुनिया में वो बात फैली। उस बात को लेके हमारी गवर्नमेंट ने ट्विटर को, फेसबुक को, यूट्यूब को लेटर जारी किया कि ये जो वीडियो है आ रही है ईवीएम की हैकिंग की, उसको डिलीट कर दिया जाए। अगर मशीनें ठीक हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेशन की जो वीडियोज़ हैं उन्हें डिलीट करने के लिए क्यों कह रही है गवर्नमेंट? देखिए, यहाँ पर हम इस डिस्कशन में 2 पॉइंट्स पर जा रहे हैं। एक पॉइंट आपका ये है कि मशीनों में जो हैकिंग है उसका कोई डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहता है, वो फैक्ट सामने आने चाहिए। दूसरा आपका पॉइंट है कि आज के टाइम में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और जो कि आम जनता के बीच बहुत पॉपुलर हैं और आज के समय में वही मेन जरिया बने हुए हैं कि आम जनता के पास सूचना पहुंचे, सरकार उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं और ये जो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश है, ये ऐसा नहीं कि सरकार केवल ईवीएम वाले केस में ही कर रही है और बहुत से केसेस में देखा गया है। तो उसमें मोटा पॉइंट ये है कि भाई सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि उस पर जो एक डेमोक्रेसी थी और जो इंडिपेंडेंट व्यू आता था सामने, उसे भी वो रोकना चाह रही है। तो वो एक पूरा अपने आप में एक पूरा टॉपिक है डिस्कस करने। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आप तो टेक्निकल हैं, टेक्निकल वर्क करते हैं और आप इंजीनियर हैं, तो ऐसा जो है ये करना क्या ठीक है? देखिए, ऐसा है कि सोशल मीडिया एक टेक्नोलॉजी से क्रिएट हुआ, वो सही है, लेकिन किसी भी देश में वो कैसे चलता है उसको कंट्रोल करने का राइट पूरी तरह गवर्नमेंट से छीना नहीं जा सकता। गवर्नमेंट उस पर पॉलिसी बना सकती है, लेकिन उसी के साथ ये भी एक डिबेट का विषय है कि वो पॉलिसी का लॉजिक क्या होना चाहिए।
अगर आज यूरोप में ये होता है कि वो फेसबुक पे करोड़ों की पेनल्टी इस बात के लिए लगा देती है कि फेसबुक यूरोप के लोगों का डेटा ले जाके यूएस में क्यों रखता है, तो बिल्कुल रोक सकती है यूरोप की सरकार, और वो लॉजिकल है। तो विषय ये है कि सरकार किस चीज से रोके और किस चीज से ना रोके। तो इस तरीके से जो कि एक सोशल मीडिया के द्वारा जन जन में जो जागरूकता जा रही है, एक जो है ईवीएम के प्रति लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेशन देखने का जो मौका मिला है, तो उस चीज को क्यों दबाना चाह रही है? उसको दबाने की वजह यही हो सकती है क्योंकि सरकार ने अपना रूल बनाया हुआ है कि हम इलेक्शन ईवीएम के थ्रू करवाएंगे। ठीक है, अब वो उन्होंने रूल बनाया हुआ है, और अगर कोई उस मशीन पे उंगली उठाता है तो ऑब्वियसली वो रूल पे भी फिर कल को क्वेश्चन करेगा। अगर सरकार ये चाहती है कि नहीं, हम ईवीएम का रूल ही रखना चाहते हैं, हम उसी पॉलिसी से वोटिंग कराना चाहते हैं, तो फिर वो उसका विरोध नहीं सुनना चाहेगी। लेकिन हमारा तो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में जनता की राय होनी चाहिए। जनता मांग कर रही है कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, ईवीएम से हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, तो गवर्नमेंट को सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए? गवर्नमेंट को जनता की बात ज़रूर सुननी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं जनता मांग कर रही है, फैक्ट ये है, अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें, विपक्ष के कुछ पॉलिटिशियंस ने ये सवाल उठाए हैं, कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स हैं सोसाइटी में जिन्होंने ये सवाल उठाए हैं। जैसे आपने 6 जनवरी की बात की, वकीलों ने इस पे उठाया है और संगठित होकर उन्होंने सवाल उठाया है, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हम तो इस तरह जा रहे हैं जैसे स्वतंत्रता सेनानी जाते थे, घर से निकलते थे और पता नहीं होता था लौट के आएंगे नहीं आएंगे। उन्होंने साफ बोला वहाँ पे कि अगर आज हमें गोली भी मार देते हैं तो हमें नहीं पता कि शाम को हम लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। तो ये जो आवाज़ उठी है, ये अभी एक बहुत छोटे ग्रुप की तरफ से उठी है, और उन्होंने भी ये आह्वान किया कि और लोग आएँ, जुड़ें इसके साथ में। तो पूरी जनता की जो बात है वो उतनी प्रमुखता से आवाज़ उठी नहीं है जनता की तरफ से। तो जो आम जन है वहाँ से इतना स्वर नहीं उठ रहा है, यही वजह है कि कहीं सरकार को भी कंफर्ट है। लेकिन कल जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, करीब 500 से ज़्यादा, मैं मानता हूँ 500 से 1000 के बीच में लॉयर्स थे, उन्होंने ईवीएम का विरोध करने के लिए अपना एक लेटर लिख के और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को देना चाह रहे थे। वहाँ जा रहे थे तो पुलिस ने जाने नहीं दिया। पुलिस का कहना था कि हमें ऊपर गवर्नमेंट से ऑर्डर आए हैं कि आपको जाने नहीं देंगे। तो ऐसा दबाव किस लिए कर सकते हैं ये? क्योंकि जनता को जो है अगर अपनी राय रखने का भी हक नहीं है, तो फिर लोकतंत्र किस बात का है? दबाव जो आप कह रहे हैं, दबाव वो इस तरह का है, वो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई हम किसी अनटुवर्ड इंसिडेंट को रोकने की कोशिश कर रहे थे। 1500 लोग इकट्ठे होके जा रहे थे वहाँ पे, और कुछ इंसिडेंट हो जाता, हम तो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह की बात कहकर पुलिस भी अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकती है, और पुलिस जिस गृह मंत्रालय के सुपरविजन में काम करती है, गृह मंत्रालय भी एक्सप्लेन कर सकता है उस बात। उसमें जो और डिटेल जनता को जानने की ज़रूरत है वो ये है कि फिर वकीलों ने ये भी कहा था कि भले ही टोटल काउंट 100 हो, 500 हो, 1000 हो, लेकिन वो सब एक ग्रुप बनाकर नहीं जाएंगे, 4-4, 5-5 के छोटे छोटे ग्रुप्स में जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप 144 भी लगा देंगे तो हम उसे भी ऑनर करेंगे, हम भी लॉयर्स हैं, हम जानते हैं इस बात को, हम 4-4 के ग्रुप्स में जाएंगे। लेकिन ये वैलिड पॉइंट है कि वहाँ जाने नहीं दिया गया, पुलिस ने रोका है उनको, जबकि उनके पास इलेक्शन कमीशन से लेटर था। इलेक्शन कमीशन ने उनको इनवाइट किया था कि आप आ जाइए और डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दीजिए, लेकिन उसके बाद बताया गया है कि पहले ये लेटर दे देने के बाद में कह दिया कि नहीं, परमिशन नहीं है, नहीं जाने देंगे। तो हाँ, वो एक वैलिड क्वेश्चन है। प्रजातंत्र में ये आज़ादी होनी चाहिए कि अगर कोई कुछ बात करना चाहता है, और इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है। इलेक्शन कमीशन अगर किसी बात को कह रहा है कि हाँ ठीक है, हम एक ग्रुप के साथ, मान लेते हैं ये एडवोकेट्स का ग्रुप है, हम इसके साथ कोई बातचीत करना चाहते हैं, तो उसमें ये फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर जो आप पॉइंट उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बात ये सामने आती है कि इलेक्शन कमीशन जैसी ऑटोनोमस बॉडी को भी सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि उसमें हमने देखा, जो इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट हुए हैं
उसमें भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं रखेंगे रिकमेंडेशन कमेटी में। वो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो सरकारी मंत्री हैं वही डिसाइड करेंगे इलेक्शन कमिश्नर कौन सा होगा। तो यस, ये दिखाई देता है, लगता है ऐसा कि ऐसे इंटेंशन है कि इलेक्शन कमीशन को भी कंट्रोल करना चाहिए। चुनाव आयोग में अंदर 3 सदस्य होते थे अब तक, सुप्रीम कोर्ट, सरकार का एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति विपक्ष का। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अलग कर दिया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जगह मैं खुद रहूंगा, यानी कि मोदी जी, और एक व्यक्ति मोदी जी का और तीसरा व्यक्ति विपक्ष का। तो तीसरा व्यक्ति रखने की जरूरत क्या थी विपक्ष का? जब दोनों ही की राय आनी है तो तीसरे की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर इस तरह का जो कोई कमेटी होती है, अगर जो आप बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 2 लोग मान लीजिए सरकार की तरफ से हो गए तो मेजोरिटी ओपिनियन उनकी हो जाएगी और डिसीजन वही हो जाएगा जो 2 लोगों की मेजोरिटी कहती है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखिए ऐसा होता है, जब इस तरह का एक कमेटी होती है जिसमें मान लीजिए 3 लोग हैं, ठीक है, 2 लोगों ने एक मेजोरिटी ओपिनियन दी और फाइनल डिसीजन हो सकता है वही हो जाए, लेकिन जो तीसरा जना होता है अगर वो एक डिफरेंट ओपिनियन देता है तो वो रिकॉर्ड होती है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट का इतिहास पलट के देखें, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो मेजोरिटी ओपिनियन से हुए और जिसको बाद में लोगों ने आलोचना भी करी है, क्रिटिसाइज किया है और कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन रिकॉर्ड पर है कि जो माइनॉरिटी में जजेस थे बेंच पर, मान लीजिए कोई एक जज था, 2 जज था, उधर 3 लोग थे, 5 लोग थे, उनकी मेजोरिटी से डिसीजन हो गया, लेकिन वो जो माइनॉरिटी की ओपिनियन होती है रिकॉर्ड पर वो भी आती है। तो बेनिफिट इसका ये है कि कम से कम वो एक दूसरी वॉइस भी रिकॉर्ड पर आती है और उससे ये तो पता चलता है कि कोई तो था जो ये बोल रहा था कि भाई ये डिसीजन नहीं होना चाहिए, एक डिफरेंट व्यू होना चाहिए। तो आज हो सकता है मेजोरिटी से डिसीजन हो जाए, लेकिन अगर वो चीज़ रिकॉर्ड पर रहती है तो उसकी भी हिस्ट्री क्रिएट होती है और कल को कोई देखेगा तो इसका फैसला आज नहीं बल्कि आज से 10 साल बाद और 15 साल बाद होगा कि उस वक्त ऐसा हो रहा था और 2 लोगों ने ये बोला और एक ने ये बोला, तो वो डिफरेंट व्यू जो था उसे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, इसके अंदर जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को होना जरूरी है चुनाव आयोग के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट को अलग कर देना क्या संवैधानिक प्रक्रिया से अलग नहीं हो गया? हाँ, अलग है वो। तो क्या इस तरीके से अगर सरकार कर रही है तो क्या उचित है? देखिए, सरकार जो कर रही है टेक्निकली वो उसको किसी ना किसी तरह बैकअप करके ही करते हैं। वो क्या करते हैं, और ऐसा सिर्फ यही इस एक केस में नहीं देखा गया, दूसरे केसेस में देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का दखल कहिए या उसका कार्यक्षेत्र कहिए, उसे लिमिट करने की वो कोशिश कर रही है। और वो कोशिश जब वो ऐसी करते हैं तो वो भी कोई ना कोई ऐसा टेक्निकल तरीका अपना ढूंढ के, कोई प्रोसीजर कहीं से ढूंढ के ले आते हैं, उसके थ्रू करते हैं। तो अब एक तरीका था कि जो डिफाइन किया हुआ था ये 3 लोग होने चाहिए, ये इलेक्शन कमिश्नर को डिसाइड करेंगे, लेकिन अब इन्होंने उस प्रोसीजर को चेंज कर दिया। तो जब आप उस पॉलिसी को ही चेंज कर देंगे फिर कहेंगे भाई आज की तारीख से तो अब तो ये पॉलिसी है, अब तो इस पॉलिसी के हिसाब से काम होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं फाइनल शब्दों में कि क्या जनता अगर मांग कर रही है बैलेट पेपर की तो सरकार को ये बात सुननी चाहिए या नहीं? मैं आपसे फिर कहूंगी कि यहाँ अभी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो मांग उठ रही है ये अभी भी एक लिमिटेड ग्रुप की तरफ से उठ रही है। यहाँ पे आज वो ग्राउंड पे सिचुएशन नहीं है जिसे हम इन शब्दों में कह सकें कि जनता मांग कर रही है। जो सबसे बड़ा ग्रुप है वोटर्स का, पहली बात वो इसके प्रति आज भी उतना जागरूक नहीं है। ये जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं रिपीट कर रही हूँ, विपक्ष के कुछ नेता हैं जो इस पॉइंट को उठा रहे हैं, इस तरफ ध्यान खींच रहे हैं। रिसेंटली ये एडवोकेट्स ने बहुत एक्टिवली पॉइंट उठाया है, लेकिन जनता शब्द मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में हम इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि जनता की तरफ से एज सच ऐसा कोई व्यू इतना उभर के नहीं आ रहा है। जनता को अभी और ज़रूरत है अपनी आवाज़ उठाने की। तो अगर जनता ने ज़्यादा आवाज़ उठाई तो ये ग्रुप के द्वारा ये आंदोलन की स्थिति पकड़ लेगी। क्या गवर्नमेंट को आंदोलन होने से पहले ही समझना चाहिए?
हाँ, आंदोलन किसी भी, और सिर्फ इसी सरकार को नहीं, किसी भी संगठन में, देश में, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है कि लीडर्स समझ नहीं रहे होते कि कहीं पे डिससेटिस्फेक्शन है। जब एक छोटे ग्रुप में डिससेटिस्फेक्शन उठता है, उसी वक्त उस लीडर को ये समझना चाहिए कि डिससेटिस्फेक्शन उठ रहा है और उसे ऐसे कदम उठाने चाहिए कि वो उस डिससेटिस्फेक्शन को डिफ्यूज़ कर सके। लेकिन ये देखा जा रहा है कि वो डिससेटिस्फेक्शन उठ रहा है और उस डिससेटिस्फेक्शन को आंसर करने के लिए सरकार सामने नहीं आ रही है। दीदी, ये टेक्निकल जो अभी इंस्ट्रूमेंट है, क्या इसमें जो जनता कह रही है या कहीं कुछ ग्रुप कह रहे हैं कि इसके अंदर फ्रॉड हो रहा है, इसके अंदर धांधली हो रही है, क्या ऐसा संभव है? हाँ, वो मैंने पहले भी कहा कि जिसने मशीन बनाई है उसने स्वयं भी कहा है कि हाँ ऐसा संभव है मशीन। और जिन देशों ने ये मशीन बनाई है वो देश तो इलेक्शन कराते नहीं है, नहीं यूज करते। तो वो देश क्यों नहीं कराते हैं? भारत ही क्यों इस पे जिद पे अड़ा हुआ है? वो देश इसीलिए नहीं कराते कि उन्होंने भी साफ कहा हुआ है कि उन्हें खुद को विश्वास नहीं है इस पर, वो इसलिए नहीं कराते उस पर। अब भारत क्यों इस पर अड़ा हुआ है, उसकी वजह भी यही हो सकती है। एक तो भारत ने पहले कहा कि चलो ठीक है हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, टेक्नोलॉजी ले आए, लेकिन टेक्नोलॉजी को आप एज सच लाके, कोई वो पौधे की रोप नहीं होती है कि आप उसे लाके अपने यहाँ रोप दें वो चलने लगेगी। उसे आपको अपने देश की कंडीशन के हिसाब से अडाप्ट करना पड़ता है। तो जब आप एक टेक्नोलॉजी ले आए, कुछ दिन आपने चला भी लिया, फिर रिजल्ट देख लिया, तो अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि उसमें अगर कोई समस्या सामने आ रही है तो उसे एड्रेस किया जाए, उसे ठीक कर लीजिए, फिर चलाइए टेक्नोलॉजी को। लेकिन हमारे यहाँ समस्या ये है कि हम एक चीज़ ले आए, उसमें दिख भी रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और हम उस प्रॉब्लम को दूर नहीं करना चाह रहे हैं, हम उसको एज इट इज़ चलाई जाना चाहते हैं। तो ये दिक्कत है हमारे यहाँ। टेक्नोलॉजी चलाने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉब्लम को दूर नहीं करना चाह रहे। तो साथियों, अभी हम बात कर रहे थे टेक्निकल इंजीनियर जो कि कंप्यूटर वर्क करते हैं, कंप्यूटर वर्क के जो है इंजीनियर हैं और काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। इनकी बात से आप कितने संतुष्ट हैं, कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते।